हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोक ज्ञान का लेक्चर नंबर 3। इसमें कई सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। आपके सिलेबस में उन टॉपिक्स को अलग अलग बताया गया है। ठीक है, 5-5 नंबर के टॉपिक थे, एक एक पन्ने के थे, तो मैंने सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके पढ़ दिए, एक साथ कर दिया। ठीक है, आपके सिलेबस में अलग अलग करके दिए गए, लेकिन उनकी हेडिंग बाकायदा अलग अलग करके लिख रखी है। ठीक है, जैसे आवृत और आवरण आपके में एक अलग टॉपिक, एक अलग चैप्टर है। ठीक है, आवरण मतलब होता है जिसे ढका जाए, आवरण मतलब होता है ढकने वाला, मतलब जिससे ढका जाए। ठीक है, आवरण की आवृत तो दोष या व दोष कार्य नहीं कर पाते, मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ ढक दोगे तो वो चीज़ काम नहीं कर पाती। इस तरीके से समझ सकते हैं। आवरण के लक्षण क्षीण या बिल्कुल नहीं दिखाई देते, मतलब जो चीज़ ढक जाती है उसके लक्षण क्षीण या बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। आवरण की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। पित्त कफ दोनों में पित्त की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। आवरणों की अपेक्षा करने पर ही वे उग्र रूप धारण कर लेते हैं तथा असाध्य व्याधि को उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक ने कितने 42 प्रकार के बताएं, आचार्य सुश्रुत ने 10 प्रकार के आवरण बताए। ठीक है, एक बार इन संख्या को आप बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है बुक में थोड़ा अलग दिया गया हो। ठीक है, शायद सुश्रुत का 22 दिया गया और आचार्य चरक का 20 दिया गया और आचार्य भागवत का 13 दिया गया समथिंग। ठीक है, ये शायद इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, संग मतलब रुकावट और आवरण मतलब आवरण। ठीक है, दोषों एवं दोषियों का स्रोतस में रुक जाना। आवरण का मतलब दोष के द्वारा दोषियों का परस्पर दोषों का आवरण, मतलब संज्ञा मतलब रुकावट। आवरण का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से कवर अप कर लेना। ठीक है, दोष से समूर्चना जनित स्रोत दृष्टि एक प्रकार का होता है। एक बढ़ा हुआ दोष दूसरे दोष या धातु को आवृत कर लेता है, जिससे आवृत दोष या दोष से कर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोष या दोष की प्रकृति गति में बाधा आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संघ के बाद विमार्गमन सम्मान है। अगर कहीं रुकावट हुई है तो उसके बाद हो सकता है विमार्गमन, मतलब उल्टी दिशा में चले जाए। लेकिन अगर आवरण हो रखा है, किसी चीज़ को पूरी तरह कवर कर रखा है, तो वो विमार्गमन नहीं कर पाएगी। संघ में स्रोतस चिकित्सा दीपन पाचन से लाभ मिलता है, आवरण की चिकित्सा से लाभ मिलता है। यहाँ पर दीपन पाचन चिकित्सा से लाभ नहीं मिलेगा, इसमें आवरण जो ऊपर वाली कवरिंग है उसे हटा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, संघ आम दोषों से होता है और आवरण दोष एवं दोषियों से होता है, मतलब कोई दोष जाके किसी दोष को कवर कर ले या कोई दोष जाके किसी दोष को कवर अप कर ले। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर का टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, उपद्रव। तत्र उपद्रवो रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्य अन्न विकारा। रोग को उत्पन्न करने वाले दोष अत्यंत प्रकोप से उत्पन्न होने वाले अन्न विकार को उपद्रव कहते हैं। मतलब अगर आपने दोष मतलब व्याधि पूरी तरीके से प्रकट हो गई, आपने उसकी चिकित्सा नहीं करी, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, उसका जो अन्न विकार उत्पन्न होंगे मतलब कॉम्प्लिकेशंस के रूप में उन्हें उपद्रव कहा जाता है। जो व्याधि के समीप गमन करता है उसे उपद्रव की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो व्याधि के बिल्कुल समीप गमन करता है उसे क्या उपद्रव की संज्ञा दी जाती है। जिस दोष से व्याधि उत्पन्न हो उसी दोष या मुख्य व्याधि के पश्चात उत्पन्न होने वाले विकार को उपद्रव कहते हैं। उनमें से इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहो तो तीनों लिख सकते हैं। प्रधान व्याधि के कारण शरीर के जीर्ण हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाले उपद्रव अधिक कष्टकारी होते हैं। ऐसी अवस्था में उपद्रव की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, साधारणतः उपद्रव की चिकित्सा अलग नहीं करनी पड़ती है। प्रधान व्याधि की चिकित्सा से ही उपद्रव की चिकित्सा हो जाती है। यदि दोनों की चिकित्सा जरूरी हो तो ऐसी अवस्था में कि एक की चिकित्सा दूसरे की विरोधी ना हो। देखो, अगर व्याधि भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उपद्रव भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों की चिकित्सा एक साथ करनी है, तो ऐसी चिकित्सा करो कि उपद्रव की चिकित्सा हो जाए, लेकिन वो व्याधि को कहीं ना एग्रीवेट ना कर दे। ठीक है, ये हो गया आपका उपद्रव। ठीक है, उपद्रव आएगा तो 5 नंबर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी उपद्रव जन्य रोग जो मर्जी में आए वो सारे वो रोग लिख देना। ठीक है, हो जाएगा। 5 नंबर में एक पन्ना काफ़ी होता है। अब अरिष्ट, नियत मरण ख्यापक लिंगम अरिष्टम। अरिष्ट का आपका पूरा चरक संहिता में पूरा अरिष्ट इंद्रिय स्थान में पूरा अरिष्ट का वर्णन ही दिया गया है। तो यहाँ पर से तो लिख ही सकते हैं, बाकी वहाँ से कुछ उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रोगी के निश्चित मृत्यु सूचक लक्षणों को अरिष्ट कहते हैं। मतलब रोगी में अगर मृत्यु सूचक लक्षण आ गए कि देख लिया तुमने अब ये रोगी नहीं बचेगा, तो वो क्या है, अरिष्ट है। ठीक है, पुष्प भावी फल का सूचक पूर्व रूप होता है। अरिष्ट रोगी के मृत्यु का सूचक पूर्व रूप होता है। जैसे कि मतलब पुष्प अगर आया तो फल आएगा ही आएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर पुष्प आया तो फल आएगा, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन अगर अरिष्ट आ गया तो मृत्यु पक्का आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, जिस मनुष्य के शरीर में शील आचरण और प्रकृति में इनमें सहसा विकार उत्पन्न हो गया यही अरिष्ट है। मतलब किसी का रंग गोरा था एकदम अचानक से काला हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, अरिष्ट है। ठीक है, इसके बाद आदमी खत्म हो जाता है। अरिष्ट मरण सूचक चिन्ह यानी मरण सिंह लक्षण को क्या कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं। नियत मतलब 2 प्रकार के होते हैं। नियत मतलब निश्चित कन्फर्मेटरी डेथ होगी, अनिश्चित मतलब लग रहा है कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अनकन्फर्मेटरी। अरिष्ट परीक्षा के साधन, पुरुष आक्षित लक्षण रोगी में पाए जाने वाले, मतलब वर्ण स्वर और छाया, मतलब उसकी वो आवाज़ को देखेंगे, आवाज़ पता अब मतलब मरने वाले रोगी की आवाज़ एक अलग ही हो जाती है, उसका स्वर, उसके जो
मतलब बोलने का तरीका है, जो आवाज़ निकालने का तरीका है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। छाया अलग हो जाएगी, वर्ण मतलब कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अरेस्ट के द्वारा रोगी की आयु शेष का पता चलता है, ठीक है। पुरुष आश्रित लक्षण क्या होता है? ज्वर, जैसे कि रोगी से संबंधित अन्य भाव में पाए जाने वाला स्वप्न, पथ्यार, आतुरकुल, ठीक है। जैसे कि ज्वर आ रहा है, कुत्ते से अगर ज्वर आने पर कुत्ते से मित्रता करते हुए स्वप्न को देख रहा है तो पक्का वो अरिष्ट है, मतलब मरने वाला है। रक्तपित्त में गिलास में रक्तपान कर रहा है तो अरिष्ट है। शोष में अगर बंदर के साथ मित्रता कर रहा है तो भूत प्रेत में अकस्मात रोग हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अरिष्ट और उपद्रव में अंतर, ये 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो अरिष्ट क्या? व्याधि में मृत्यु सूचक लक्षण। उपद्रव क्या? प्रधान व्याधि के पश्चात उत्तर काल में होने वाली व्याधि उपद्रव है। देखो व्याधि में अगर मृत्यु सूचक लक्षण आ गया तो अरिष्ट है, लेकिन अगर व्याधि के बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं तो उसे कहते हैं अरिष्ट, उसे उपद्रव कहते हैं, ठीक है। नियत अरिष्ट की कोई चिकित्सा नहीं होती। इसमें क्या होता है? उपद्रव में क्या? प्रधानवादी की चिकित्सा से ही उपद्रव आपके शांत हो जाते हैं, नॉर्मली देखा जाता है। अरिष्ट की उत्पत्ति वाला व्याधि सदैव प्रत्येक स्वरूप का होता है, मतलब हमेशा इनक्योरेबल होता है अगर अरिष्ट वाला है। इसमें क्या होता है? इसमें पहले क्या होगा? पहले सुख साध्य होगा, फिर अगर अपेक्षा की प्रश्न साध्य हो जाएगा, फिर बाद में असाध्य भी हो सकता है, ठीक है। पुरुष अनाश्रित लक्षण रोगी में उत्पन्न, मतलब इसमें कोई भी लक्षण ऐसा नहीं होगा जो पुरुष में पहले से हो, तो पुरुष अनाश्रित लक्षण। इसमें उपद्रव में रोग पुरुष में उत्पन्न होते हैं, मतलब उपद्रव जो जितने भी रोग होंगे वो सारे पुरुष में ही उत्पन्न होंगे। जैसे कि इसमें कुत्ते से मित्रता करना, ये इसका पुरुष से क्या रिलेशन है, ठीक है। अरिष्ट रोग उत्पत्ति के पूर्व भी प्रकट हो सकता है, अरिष्ट कभी भी प्रकट हो सकता है। जैसे आप मान लो कोई मरने वाला है तो उसका अरिष्ट पहले ही पैदा हो गया, लेकिन अगर उपद्रव जो है वो प्रधान व्याधि के बाद ही पैदा होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, उद्रक मतलब तो प्रोग्नोसिस, मतलब ये बीमारी ठीक होगी या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो बोलते हैं प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब होता है निदान, प्रोग्नोसिस मतलब होता है भविष्यकालिक अनुमान। व्याधि के भविष्यकालिक रूप को उद्रक कहते हैं। उद्रक सुखकारी या दुखकारी हो सकता है। जब व्याधि अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करती है तो उपयुक्त चिकित्सा के द्वारा व्याधि पूर्ण शांत न होने पर अथवा चिकित्सा संतोषप्रद होने पर व्याधि उत्तर काल में उपद्रव को उत्पन्न करती है। अतः उपद्रव का तात्पर्य प्रोग्नोसिस। व्याधि शांत हुई तो व्याधि का उत्तर सुखपूर्ण दर्शाता है। अगर मतलब कोई तूने दवाई दी, व्याधि एकदम शांत हो गई तो क्या हो गया? गुड प्रोग्नोसिस हो गई, ठीक है। उसे अगर व्याधि प्रबल है और व्याधि का उद्रक, मतलब आपने कोई दवाई दी फिर व्याधि और ज़्यादा एग्रीवेट कर गई तो क्या हो गया? बैड प्रोग्नोसिस हो गई, ठीक है। छठ क्रिया काल में रूपावस्था के क्रमिक विकास द्वारा भेदावस्था उत्पन्न होती है। व्याधि में इस भविष्यकालिक को रिष्टाभ्यास, बाद आदि दोषों की बहुलता से जो रिष्ट जैसा दिखाई दे उसे रिष्टाभ्यास कहा जाता है। रोग व्यच्छेदन, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन, अब मतलब निदान, पूर्व रूप, रूप उपसे, अनुपसे, रूप उपसे, अनुपसे, इनके अनुसार डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपके पेपर में अगर कभी पूछ लिया, अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा सापेक्ष निदान का, तो आप निदान पंचक के अनुसार आप सारे सापेक्ष निदान लिखेंगे। लगभग समान लक्षणों वाली व्याधियों में किसी एक विशिष्ट चिन्ह के आधार पर रोग विनिश्चय करना रोग व्यवच्छेदन कहलाता है। यह सापेक्ष निदान कहलाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब 4 बीमारियां, जैसे किसी को खांसी है, राजच्छमा है और ट्यूबरक्लोसिस, खांसी है, राजच्छमा है, ठीक है, और सांस की बीमारी है, ठीक है। खांसी, राजच्छमा और सांस की बीमारी है, तो सांस रोग है, सांस है, कास है और राजच्छमा है। इन सब तीनों के लक्षण एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस के 4 कारण होते हैं: सांस, वेग संधारण, शोषजन्य, ठीक है। और कास के क्या होते हैं? उसने हो सकता है कोई धूल वाली जगह पर काम किया हो, ठीक है। और कास का क्या कारण हो सकता है? उसने कोई ऐसा पदार्थ वगैरह खाया हो। तो अलग अलग मतलब यहाँ ये हम बता रहे हैं निदानों के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही पूर्व रूप के आधार पर आपको बताएंगे, ठीक है। बिना विशिष्ट रोग व्यवच्छेदन किए फाइनल डायग्नोसिस नहीं की जाती। मतलब आप ये एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा सकते उसको कौन सी बीमारी है, अगर जब तक आप सापेक्ष निदान नहीं करोगे, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं करोगे। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लगभग एक ही सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि सारी बीमारियाँ जो होती हैं लगभग उसमें सर दर्द, पेट दर्द तो होता ही होता है। तो ऐसे आप क्या दवाई दोगे जब तक आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनेक व्याधियों के कुछ लक्षण कभी कभी विशिष्ट लक्षण एवं मुख्य लक्षण समान होते हैं, तथापि प्रत्येक व्याधि में कोई ना कोई लक्षण ऐसा अवश्य होता है जिसके आधार पर व्याधि का विनिश्चय किया। रोग व्यच्छेदन अब हम लोग पढ़ेंगे निदानों के आधार पर, पूर्व रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, उपसे अनुपसे के आधार पर, मल मूत्र रक्त परीक्षा के आधार पर। जैसे अब पढ़े निदान के आधार पर। मिथ्या आहार विहार से क्या होता है? ज्वर होता है। मिथ्या आहार विहार से गुल्म होता है। ज्वर में क्या होता है? ज्वर में संताप होता है। और नाभि क्षेत्र में चल अचल कभी घटने कभी बढ़ने वाली अगर पीड़ा हो रही है तो क्या हो गया? गुल्म हो गया, ठीक है। स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग दिख रही है तो गुल्म हो गया। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या हो गया? ज्वर हो गया। खांसी एवं श्वास लेने में देखो, खांसी एवं श्वास लेने में कठिनाई कास में भी होती है और राजच्छमा में भी होती है। लेकिन राजच्छमा की उत्पत्ति में 4 निदान, या तो उसने वेगावरोध किया होगा, या तो उसकी धातुएं क्षय हो गई होंगी, या उसने साहस जन कार्य किया होगा, विषमाशन सेवन किया होगा। लेकिन कास के निदान में क्या है? उससे हो सकता है मुख में, मुख्य उससे अगर पूछोगे रोगी से वो कहेगा
डॉक्टर साहब हम गेहूँ काटन गए थे, वहाँ से धूल उसी भाई, तब से हमका परेशानी हो, समझ जाओ राजस्थान नहीं हो, उसको खांसी वाली बीमारी है, ठीक है। रूस चंद पानी वो कहे डॉक्टर साहब हमने और रूको सूखो भोजन खाओ तो तब हमें बीमारी हो गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूर्व रूप के आधार पर। पूर्व रूप में क्या है, जैसे प्रमेह और रक्तपित्त, इन दोनों का रूप अगर देखोगे तो इसमें दोनों में क्या होता है, हरित वर्ण का मूत्र त्याग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी अगर पूर्व रूप के आधार पर तो क्या होता है, अगर हम लोग रक्तपित्त की बात करें, रक्तपित्त में क्या होगा, उसके जो गला होगा, गले से कैसी धुएं जैसी निकलेगी, लोहे की गले से निकलेगी, एकदम धुआं ऐसा निकल रहा, तो समझाओ रक्तपित्त है। अगर मुंह से लोहे की तरह गंध आ रही तो रक्तपित्त है, ठीक है। रक्तपित्त क्या होता है, गाउट नहीं होता है, गाउट तो हो गया वात रक्त। दंत आदि अगर उसके दंत आदि मलिन दिख रहे हैं, तालु मलिन दिख रहे हैं, हाथ पैर में अगर जलन हो रही है, बहुत प्यास लग रही है और बहुत ज़्यादा टॉयलेट कर रहा है, तो प्रमेह के पूर्व रूप। अगर ये देखो दोनों में हरित वर्ण का मूत्र त्याग कर रहा है, अगर किसी ने रूप देखा है, सिर्फ उसे रूप की जानकारी है और पूर्व रूप की जानकारी नहीं है, तो वो ये रक्तपित्त और प्रमेह में मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं लक्षणों के आधार पर। तो लक्षणों के आधार पर देखें तो आम वात और वात रक्त, इनमें दोनों में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन अगर वात रक्त की बात करें, गाउट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, पादा अंगुष्ठ मूल, मतलब यानी कि पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें दर्द होगा, ठीक है। और जो अगर स्थूल संधियों में मतलब शोथ होता है। और अगर बात करें आम बात में क्या होगा, आम बात में स्थूल संधियों में शोथ होगा, ठीक। आम बात में क्या होगा, देखो वात रक्त में क्या होगा, वात रक्त में प्राय और आम बात में बड़ी संधियों में शूल होगा, ठीक है। अन्न द्रव और परिणाम अन्न द्रव में शूल होगा। गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, आदमी खाना खाएगा तुरंत ही उसके पेट में दर्द होने लगेगा, तो समझ जाओ उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है तो समझ जाओ उसको क्या है, ड्यूनल अल्सर है, यानी कि आंतों में कोई ना कोई घाव वगैरह हुआ है, ठीक है। उपसे अनुपसे द्वारा, अब ज्वर कौन सा है ये निश्चय नहीं हो पा रहा, तो क्लोरोक्विन और पीसीएम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ज्वर शांत हो गया तो कंफर्म हो गया कि ये मलेरिया ज्वर है। अजीर्ण और अम्लपित्त, मतलब किसी को अगर पेट में खाना हजम नहीं हो रहा है और खट्टी खट्टी डकार है नहीं, तो आपने क्या करा, उसको शुंठी चूर्ण और गर्म जल मिला के पिला देना। अगर ठीक हो गया तो अजीर्ण था, अगर खट्टी डकारें और ज़्यादा बढ़ गई तो अम्लपित्त था, मतलब हाइपर एसिडिटी का केस था। क्योंकि ये शुंठी जो है वो एसिडिक होती है, तो हाइपर एसिडिटी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर बात करें लक्षणों के आधार पर, तमक श्वास और हृदयजन्य श्वास, तो अगर आपने आला मतलब स्टेथोस्कोप लेके लगाया तो हूँ की आवाज़ आई तो ब्रोंकियल अस्थमा है, और बुलबुले जैसी आवाज़ आई तो कार्डियक अस्थमा है, ठीक है। प्रयोगशाला के आधार पर अगर जीर्ण ज्वर है, उसमें वायरल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो टाइफाइड है। अगर संधि शोथ है, ESR अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आम बात है, ठीक। मलेरिया में अगर MP कार्ड पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ मलेरिया है, ठीक। थूक स्टीवन, अगर किसी का मतलब स्पूट मतलब थूक लिया गया, थूक में अगर एसिड फास्ट बैसिलाई अगर पाए जा रहे हैं उसके थूक में या उसके बलगम में पाए जा रहे हैं तो समझ जाओ उसको क्या है, एसिड फास्ट बैसिलाई, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB की बीमारी है, ठीक है। अगर बात करते हैं रोगम आदो परिच्छेद तदो अनंतरम औसत तद कर्म विषजात पश्चात कर्म ज्ञान पूर्व समाचारित। पहले हमें रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद हमें सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले पता करो तो कि उसे बीमारी क्या। रोगम आदो परिच्छेद तदो अनंतरम औसत तद कर्म विषजाम पश्चात ज्ञान पूर्व समाचारित। इसका मतलब है तो सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद औषध का प्रयोग करना चाहिए। देखो पहले रोग की परीक्षा कर लो, मतलब ये पता कर लो कि कौन सी बीमारी है, पहले बीमारी का पता लो उसको बीमारी है, बुखार तुम दे रहे टाइफाइड की दवाई, मलेरिया वाला बुखार है तुम टाइफाइड की दवाई दो, पहले पता करो कि उसकी बीमारी कौन सी है, उसके बाद उस हिसाब से दवाई चलाओ, ठीक है। साध्य की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा चर्या संहिता में। साध्य शब्द क्या होता है, साध्य मतलब होता है क्यूरेबल और असाध्य मतलब होता है इनक्यूरेबल डिसीज। चिकित्सा में साध्यता का विशेष महत्व है। जब तक कंठ में प्राण है तब तक चिकित्सक को सतर्क प्रयत्न चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु गंभीर एवं असाध्य के संदर्भ में अभिभावक को सूचित करना चिकित्सक कर्तव्य। मतलब चिकित्सक का मतलब डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब पेशेंट का इलाज करे। लेकिन अगर कोई बीमारी इनक्यूरेबल है, अगर वो मरने वाला है तो किसी घर वाले को उसको बुला दो और बता दो भैया इनको इलाज कर तो दी लेकिन ये बची ही ना है, बताओ इनको इलाज कराएं या नहीं घरे भेज दें। तो अगर वो काय कर दो तो कर दो, अगर काय नहीं भैया पैसा ना है हमारे पास तो भैया उसे घरे भेज दो, ठीक है। पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बताना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोग की चिकित्सा आरंभ करने से पूर्व रोग को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि रोग साध्य या असाध्य। पहले ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी हमसे ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। अगर तुमसे नहीं ठीक हो रही तो रेफ़र कर दो ना, अगर वो कह रहा है नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ कर दो तो उसे थोड़ी बहुत दवाई दे के आगे रेफ़र कर दो, ठीक है। और असाध्य रोग है तो कह दो ये भैया ठीक नहीं होंगे, आप कहीं दिल्ली ले जाओ या मुंबई ले जाओ। यदि रोगी
का बल क्षीण है तथा उसमें आत्मबल भी नहीं है तो रोगी के सारे लक्षण पूर्व रूप प्रकट हो चुके हैं, तो यह रोगी असाध्य होता है। अब हम लोगों ने साध्य, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य में याप्य और अनुपक्रम पढ़े थे, ठीक है। अब सुख साध्य व्याधि, देखो अगर साध्य वाली बात करें तो साध्य के दो प्रकार होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य क्या होता है? इजीली क्यूरेबल, मतलब आसान, आदमी को सर्दी जुकाम हुआ तो हमने एक दिन दो दिन की दवाई दी, ठीक ठाक हो गई। कृच्छ साध्य हो गया क्यूरेबल विद डिफिकल्टी, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो गई, बहुत भयंकर बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गई, तो ये क्या हो गई? कृच्छ साध्य हो गई। इनमें महीने 6 महीने का कोर्स चलता है, फिर आदमी की बीमारी ठीक होती है। याप्य माने क्या होता है? पल्पेबल, कोई बीमारी ऐसी होती है जो मतलब ठीक है दवाई खाएगा तब तक चलेगा, नहीं दवाई खाना बंद हो गया, जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गया। डायबिटीज़ में क्या होता है? अभी तक कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट आया नहीं है, ठीक है। जब तक दवाई खाता है तब ठीक है, नहीं तो नहीं। अनुपक्रम मतलब क्या होता है? इसमें किसी तरीके से आदमी को आराम में मिलता ही नहीं। जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज, कैंसर की लास्ट स्टेज हो गई, तुम कितनी दवाई कर लो ठीक तो होना ही नहीं है। सुख साध्य रोग के स्वरूप, देखो जिस रोग के हेतु पूर्व रूप अल्प मात्रा में, मतलब नॉर्मल सबको नॉर्मल दिख रहा है, रोगी एकदम मतलब हष्ट पुष्ट है, खाने पीने के लिए एकदम बलवान है, एकदम मतलब ठीक ठाक है। जैसे बात प्रकृति, मतलब कोई आदमी बिल्कुल सूखा साखा है, उसको मतलब जुकाम वगैरह हुआ है, ठीक है। रोग एक गति वाला हो, रोग उपद्रव रहित हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हुए हो, ठीक है। रोगी का शरीर समस्त प्रकार की औषध सेवन करने में समर्थ हो, ठीक है। कृच्छ साध्य में क्या? जिस रोग के हेतु पूर्व मध्यम बल के हों, काल प्रकृति दोष इनमें से कोई एक रोग आरंभिक कारण हो, दोष के सामान्य गुण वाला हो, गर्भिणी वृद्ध बालक, क्योंकि बालक वृद्ध आदि सभी औषध को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। इन्हें कहा या तो रोग या तो गर्भिणी में मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में हो, या वृद्ध में हो, या मतलब बूढ़े लोगों में, या बालक में हो। क्योंकि ये लोग, इन लोगों का ये हाल होता है कि ये लोग सारी मतलब ये बच्चे होते हैं, सारी प्रकार की दवाइयाँ खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनका रोग कैसा हो जाएगा? कृच्छ साध्य हो जाएगा, अगर उनमें कोई बीमारी हुई है, ठीक है। रोग में उपद्रव हो, लेकिन परंतु वे अत्यधिक मात्रा में, मतलब एक दो कॉम्प्लिकेशन हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब बात करते हैं याप्य। याप्य क्या होता है? याप्य वो होता है मतलब रोगी की आयु शेष रह गई, मतलब उसकी कुछ ज़िंदगी रह गई 10, 15, 20 दिन की या 1 साल की, तब तक बीमारी उसे रहेगी, तो उसको बता दो भैया कि तुम्हारी 20 दिन की ज़िंदगी बची है, अब 20 दिन जिंदा रही हो, ज़्यादा दवाई दे रहे खा रहा हो, चली गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आयु के शेष रहने के कारण पथ्य अपत्य आहार विहार के सेवन से अल्प लाभ होने के पश्चात पुनः थोड़े ही हेतुओं से जो रोग अधिक बढ़ जाते हैं। मतलब दवाई दी तब तक ठीक रहे, दवाई जैसे तुमने बंद करी वैसे ही फिर डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी तब तक ठीक, तो दवाई जैसे बंद करी वैसे ही फिर बीमार हुई है, समझ जाओ वो याप्य की कंडीशन में जा चुका है, बस उसकी जीवन लीला खत्म होने वाली है। या तो हमें जो रोग बहुत अधिक बढ़ गए हों, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली केस आ गया हो, जिस रोग के दोष गंभीर धातुओं में चली गए, मतलब दोष धातुओं में तक चला गया हो, मतलब दोष समोचना वगैरह खूब अच्छी तरीके, मर्म अस्थि संधियों में दोषों का संदेह, मतलब दोष जो होंगे कहीं मर्म ऑर्गन मतलब हार्ट, लिवर या किडनी को, इनमें से किसी एक को इफेक्ट कर चुके हो। प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक या अनुपक्रम, जो रोग गंभीर धातुओं में जैसे मेद, मज्जा, शुक्र आदि में चले गए हों, जो रोग तो दोष अर्थात तीनों दोषों से उत्पन्न हुए हों, जिस रोग युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ ना हो, मतलब बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करे, बहुत बढ़िया दवाई दे रहे हो, फिर भी मरीज अगर ठीक नहीं हो रहा, समझ जाओ वो प्रत्येक स्वरूप का हो गया है, ठीक है। इंद्रियों की शक्ति का नाश हो गया, वो कह रहा डॉक्टर साहब पहले दिखत तो अब बिल्कुल दिखाई हुई कभी बंद को, आँख के सामने अंधेरा होता छाओ, समझ जाओ ये आदमी जाने वाला है, अब इसकी इलाज नहीं करना है, ठीक है, समझ गया। अनुक्त व्याधि की बात करते हैं। अनुक्त व्याधि में क्या होता है? अनुक्त व्याधि का मतलब होता है जिस व्याधि का शास्त्रों में वर्णन नहीं है उसे अनुक्त व्याधि कहते हैं, और जिनका शास्त्रों में वर्णन उन्हें शास्त्रोक्त व्याधि कहते हैं। अब आजकल की नई बीमारियां जैसे कोविड-19 वगैरह नई बीमारियां हैं, ये क्या हुई? अनुक्त व्याधि होंगी। अनुक्त व्याधियों की चिकित्सा वैसे ही करनी जैसे बात विद कफ, हमें दोषों के अनुसार देखना है, इसमें कौन सा दोष बढ़ रहा है, जैसे कफ दोष बढ़ रहा है तो कफ दोष की चिकित्सा करोगे, उससे यह व्याधियाँ शांत हो जाएंगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है, नोट्स भेज दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान। अब रोग निदान का क्या महत्व है, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान भी पूछ लेता है, ठीक है। तो रोग निदान अर्थात रोगों व रोग की परीक्षा करना, रोग को सुनिश्चित करना चिकित्सा की प्रथम श्रेणी। पहले तुम ये तो जानो कि उसमें बीमारी कौन सी है, ठीक है। रोग विनिश्चय मतलब फाइनल डायग्नोसिस सम्यक होने पर ही रोग की चिकित्सा फलदायी हो सकती है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उसे रोग कौन सा, तब तक आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो उसको फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक। आयुर्वेदिक निदान पद्धति में व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल नॉलेज होने पर भी आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत संप्रति विघ्न समझना ही रोग निदान का। पहले उसको ये बताओ कि बीमारी हो कैसे रही है। जैसे मान लो किसी को सर्दी आइसक्रीम खाने से जुकाम हो रहा है, तो सबसे पहले उसको आइसक्रीम बंद करवाओ, ठीक है। जब तक आइसक्रीम नहीं बंद करवाओ, पता है तुमने उसे ठंडी लगी हुई है और तुम उसको डेली आइसक्रीम खाने के लिए मना नहीं किया, तो डेली आइसक्रीम खा रहा है, उसका कभी जुकाम ठीक नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, उसके निदानों को हटाना है, ठीक है। निदान परिमार्जन करना, पहले वो चीज़ें बंद करनी है जिससे वो बीमारी हो रही है, ठीक है। माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ कहा गया। मधुकोश टीका के अनुसार रोग विनिश्चय हेतु निम्न ज्ञान परम आवश्यक है। सबसे पहले बात आदि के भेदों को जानना, रोगों के साध्यता की दृष्टि से ज्ञान करना। पहले ये पता करो क्यूरेबल है, फिर उसके निदान को रूप उपशम संप्राप्ति वगैरह क्या है, इन सब
महत्व क्या, चरक में हेतु लिंग औषध ज्ञान में 2/3 भाग जो है, मतलब 3 भागों में अगर बांटा गया जाए तो उसमें 2/3 भाग हेतु और लिंग दोनों हैं, जो कि निदान पंचक के अंश हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से निदान पंचक का भी महत्व हो गया। ठीक है, अतः त्रिसूत्र ज्ञान में निदान पंचक का प्रधान है। फिर बाद में आप हेतु लिंग औषध ज्ञानम वाला पूरा श्लोक डाल सकते हो। ठीक है, त्रिसूत्रम सस्वातम बहुदेयम पितामह हेतु लिंग औषध ज्ञानम वाला पूरा श्लोक डाल सकते हो। अतः त्रिसूत्र ज्ञान में निदान पंचक ज्ञान का प्रधान है। चिकित्सा में व्याधि की परीक्षा ठीक प्रकार से करना व वेदना का निग्रह करना चाहिए। ठीक है, रोग निदान के कारण ही वैद्य का महत्व है। जब तक आप मतलब अगर जो डॉक्टर अच्छी तरीके से बीमारी को जानता है, बीमारी का सही से डायग्नोसिस कर लेता है, वही है अच्छा है। ठीक है, क्योंकि औषध का उनका प्रयोग ज्ञान सभी को, मतलब सारा आदमी जानता है कि पैरासीटामोल से बुखार सही होता है, लेकिन पैरासीटामोल कितनी देनी है, किसको देनी है और कौन सी वाली देनी है और साथ में क्या क्या मिला के देना, यही डॉक्टर का काम है। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक रोग निदान सूक्ष्म घटक और स्थूल घटक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा सच लिख दिया।